Hi. Strong people don't put others down, they lift them up. Be strong. Today is 27th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। Diarchy was introduced in India by the Act of Government of India Act 1919। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन जिनके टाइम पे आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878। निकोलो कोंटी वो फॉरेनर ट्रेवलर था जिसने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे विजिट हुआ था चाइनीज पिलग्रिम दिस फा हियान ट्रेवलर फा हियान। आज के सवाल हैं विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। Which country is also known as the land of rising sun? Which country is known as the land of thunderbolts? Which country is known as the playground of Europe? And which continent has the highest number of countries? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है कोटरी। इसका मतलब होता है मंडली, a small group of people with shared interests or tastes. बिकर का मतलब होता है झगड़ना, आर्ग्यू अबाउट पेटी एंड ट्रिवियल मैटर्स। लैकोनिक मीन्स होता है संक्षिप्त ऑफ अ पर्सन स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग, गागर में सागर। हैम्परिंग का मतलब होता है बाधा डालना, हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ। एफेमरल, एफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफेमरल रिवर्स। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 27th of April है और आज हम ये 2 सवाल देखने वाले हैं। पहला है प्रिपेयर अ नोट ऑन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डिस्कस इट्स रोल एंड ड्यूटीज। इसमें स्टैटिक पार्ट देखना है। ये चैप्टर है, ये आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से देखना। लक्ष्मीकांत, नीति आयोग ऑलरेडी हमने कर लिया है, NHRC। अब इसका स्टैटिक पार्ट देखना, इसकी वेबसाइट विजिट करना NHRC की, और अभी लेटेस्ट NHRC से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स हैं, न्यूज़ में कैसे बना हुआ है, इन सब का एक करंट अफेयर्स का एक लेयर लगाना है और ये टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। मिलता जुलता स्टेट ह्यूमन राइट्स भी है और ये सारे ऑलमोस्ट हमारे पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द जियोग्राफी ऑफ द अटलांटिक ओशन। जियोग्राफी, यहाँ के आइलैंड्स, यहाँ के सी रूट्स, यहाँ के ओशन, यहाँ के सीज, यहाँ के करंट्स कौन से हैं, ये सारी जियोग्राफी में जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग एवरीथिंग, जो यहाँ की कंट्रीज हैं एडजॉइनिंग, राइट डाउन एवरीथिंग जो जियोग्राफी रिलेटेड है अबाउट अटलांटिक ओशन। तो जैसे इंडियन ओशन हो गया, दिस इज नाउ अटलांटिक ओशन। आर्कटिक ऑलरेडी हो गया, अंटार्कटिका भी हो गया है। अब हम पैसिफिक नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। सो दिस इज जियोग्राफी ऑफ द अटलांटिक ओशन। एक एटलस आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ गूगल अर्थ को मोबाइल में इंस्टॉल करिए। गूगल अर्थ इज रियली रियली गुड, एटलस एंड गूगल अर्थ। सो ये 2 सवाल हैं आज के लिए। आज है 27th of April एंड दिस इज द हिंदू। वन मोर थिंग, कल से आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग दिस डेली क्विज। ये 10 MCQs ऐसे रहेंगे, इसका स्टैंड अलोन मैं ऐसे आपको शेयर करूंगा। 10 MCQs आपको 15 मिनट्स ऑफ टाइम में करने हैं। एक्चुअली सम ऑफ यू वर सेइंग कि यू नीड मोर MCQs फॉर प्रैक्टिस, सो ये डेली क्विज का टॉपिक बेस्ड 10 MCQ का मैं ऐसे शेयर करूंगा। एग्जाम टाइप इसे 15 मिनट्स में आपको डेली आंसर करना है और मॉर्निंग में मैं इसका आंसर वाला PDF आपको शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम MCQ कंटिन्यू करेंगे तो टोटल हमारे ऐसे 20 MCQ पर डे एट द लीस्ट हो जाएगा। बाकी जो रेगुलर क्विज है यूट्यूब वाला वो CSET की क्लास ओवर होने के बाद करेंगे, बिकॉज 4 वीडियोज इन अ डे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो CSET ओवर होने के बाद वी विल फोकस ऑन दिस। अभी भी हमारे पास 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है। प्लस ग्रुप क्लासेस का भी आई लेट यू नो। इस क्लासेस में हम एक टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे और इस टाइम स्लॉट में वी विल मीट एवरी डे, बिकॉज अब जो टाइम आ रहा है इसमें आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है मई के टाइम पे। सो वी विल डू दिस। ओके, एवरी डे मीन्स एवरी डे पे हम डेली बात करेंगे, डेली कॉन्वर्जेशन होगा, लाइव कॉन्वर्जेशन। ओके, सेकेंड थिंग, जो MCQs हैं, सी हमारा जो टारगेट होता है वो होता है ईजी और मॉडरेट MCQs करना, बिकॉज जो डिफिकल्ट MCQs हैं वो भी डेफिनेटली पेपर में होंगे, अराउंड 33% डिफिकल्ट होगा।
ये जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज है ना, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. लिटरली स्पीकिंग, नोबडी नोज यूपीएससी इन 33% में क्या पूछेगा. सो अवर आइडिया इज दिस इज वेरी वेरी लो यील्डिंग. We should focus more on easy and moderate type of questions. So that is why ये जो questions I try to design in such a way कि इससे आपको एक learning भी हो, कुछ concept समझ में आ रहा है, कुछ preparation हो रही है, हम इस area को ज़्यादा target करें. Because हमारा end केवल ये है कि हमें cut off clear करना है. This is our end goal. Okay. So we try to focus more on learning aspect. Unnecessary complicate नहीं करते हैं चीज़ों को. Okay. प्लस वेबसाइट में डेवलपमेंट हो रहा है, इसको अभी न्यू वर्जन आई विल ट्राई टू शेयर वेरी सून. सेकेंड, जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 वाला लेटेस्ट जो है, इसका एक कंसाइज पीडीएफ अगर आप में से किसी के पास है तो शेयर इट विद मी. मैं उसको रिव्यू करके ग्रुप में डाल दूंगा. इसका एक कंसाइज पीडीएफ, बिकॉज सेपरेटली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसको बनाने का. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग अ कंसाइज पीडीएफ जो अच्छा है, आपने देखा है, शेयर इट विद मी. वी विल शेयर इट इन अवर ग्रुप. इसके अलावा और भी कोई अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते हैं तो वो भी शेयर करो. हम उसे अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप में उसको इंक्लूड कर लेंगे. ओके, बिकॉज नॉलेज इज समथिंग, शेयरिंग इज केयरिंग. जितना हम शेयर करते हैं इन दी एंड हमको उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है. ओके, सो फ्रीली हमें शेयर करना चाहिए अपना नॉलेज. सो दिस इज द हिंदू, वेंसडे 27 अप्रैल. एक्ट अगेंस्ट कम्युनल हेट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स टू स्टेट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी डिविजिव टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए, करेक्टिव मेजर्स ज़रूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा हुआ है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, वी शुड ट्राई टू फॉलो दोज ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर्स है. तो यहाँ लिखा है करेक्टिव मेजर्स करें और सच टाइप ऑफ लाइक डिवीजन फिशर्स जो हैं सोसाइटी, अननेसेसरी उसको दिस फ्लेम नहीं करना चाहिए. सो ये यहाँ पे बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्ट दिस. देन ये बोला है जस्टिस एम खानविलकर साहब ने, सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड जो न्यूज़ है, मोर कोविड जैब्स फॉर चिल्ड्रन गेट नोट. नाउ दिस इज समथिंग गुड. वाइडनिंग द रीच, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और वैक्सीनेशन कवरेज होगा ना तो कोविड का वेव आएगा तो भी वो डेडली नहीं होगा. आई रिमेंबर यही टाइम था लास्ट ईयर का कोविड का जो डेल्टा वेव आया था, दैट वॉज लाइक हॉरिबल. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. वाइडनिंग द रीच. तो ये दो न्यू वैक्सीनेशन है, कोर्बेवैक्स एंड कोवैक्सिन, क्लियर्ड है फॉर इमरजेंसी यूजेज. तो अपटिक हो रहा है फ्रेश कोविड-19 केसेस का. फोर्थ कोविड वेव ऐसा लग रहा है आने वाला है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा, अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ 2 एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 12. तो जो बच्चे हैं उनके लिए भी अब ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा. तो दो वैक्सीनेशन है, एक है बायोलॉजिकल ई कोर्बेवैक्स, ये जो है अप्रूव किया है चिल्ड्रन एज 5 to 12 में. दूसरी वैक्सीनेशन है भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, इसका अप्रूवल मिला है रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन 6 to 12 एज ग्रुप में. सो दिस इज न्यू डेवलपमेंट. अपटिक हो रहा है कोविड-19 केसेस का. DCGI, डायरेक्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये बॉडी है जो ये सारे डिसीजंस लेती है, इसके पास अथॉरिटी है. तो इसने अप्रूवल किया है वैक्सीनेशन बिटवीन 5 and 12 years of age. So this is widening the reach. So this is really really good. Then जो नेक्स्ट है वो है लुक बियॉन्ड यूक्रेन क्राइसिस. जयशंकर साहब फैन हो गए, इतना अच्छे स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ, डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली. जैसे कि अभी यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस में भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड एट टाइम्स बायस्ड दिखता है उसको भी कॉल करना ज़रूरी था. तो अभी रायसीना डायलॉग में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बताया कि सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इवेंट्स सच एज द पैंडेमिक एंड वायलेंस and reminded the Western guests that there are challenges in the Indo-Pacific region and they could look beyond the crisis in Ukraine. तो वेस्टर्न वर्ल्ड्स को ऐसा अक्सर लगता है, वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज को, कि जो पूरा वर्ल्ड है वो केवल उन्हीं के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के अक्रॉस रिवॉल्व हो रहा है. सो दिस इज समथिंग जिसको कॉल करना ज़रूरी था. अब देखो ये जो यूक्रेन क्राइसिस है, यहाँ प्राइमरली 2 यूरोपियन कंट्रीज फाइट कर रही है. वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम था, इसमें क्या था, एम्बिशंस थी यूरोपियन कंट्रीज की, कॉलोनीज था, डिस्ट्रस्ट था, इट वाज देयर प्रॉब्लम. वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, पूरे वर्ल्ड ने उसका प्राइस पे किया. वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, अगेन इसके सीड्स WW1 ट्रीटी ऑफ वर्साइल.
So the point is again, ये this was the karma of these European countries, but who paid the price? Entire world paid the price. You know, अगर आप हिस्ट्री आप देखते हो, एक टाइम पर जापान भी एक इंपीरियलिस्ट कंट्री रहा है, इसने बहुत एट्रोसिटीज की है इन द पास्ट। तो जापान जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था, और जो बंगाल में हम देखते हैं, बंगाल असम इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में, जब जो ब्रिटिशर्स थे दे वर थिंकिंग कि ये डिफीट हो जाएंगे, तो दे स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग। अब इन्होंने 2 लेन्स बना ली, ब्रिटिशर्स अपने लिए अलग लेन से क्विक इवैक्यूएट कर रहे हैं और दूसरे सिटीजन्स सेकंड दूसरी लेन से। सो ये बताता था रेशियल इनकी टेंडेंसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड थिंग, इन्होंने स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अपनाया। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी से क्या हुआ कि जापान को एडवांटेज नहीं मिल जाए तो ये सारे रिसोर्सेज, फूड एटसेट्रा सब बर्न करते हुए पीछे हट गए। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, और ये जो फेमाइन था ये मैन मेड फेमाइन था, पुअर पॉलिसीज के कारण हुआ था। और इससे क्या हुआ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इंडियंस, इनोसेंट इंडियंस का लाइफ लॉस हुआ। सो द पॉइंट इज, ये जो मैसेजिंग दिया है यहाँ पे, ये बहुत एक्यूरेट है और बहुत एप्ट मैसेजिंग यहाँ पे दिया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जैसे अभी फाइट हो रहा है, हु इज पेइंग द प्राइस? वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस। इन्फ्लेशन हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, दे आर पेइंग द प्राइस। सो इधर अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। सेकेंड थिंग, यूनाइटेड नेशंस का भी जो रोल है वहां भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए। ये आगे हम वीटो पावर में देखते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट रायसीना डायलॉग में बताया, लुक बियॉन्ड यूक्रेन क्राइसिस। सेकेंड जो है वो है, थर्ड है, ड्राफ्ट ऑफ न्यू आईटी लॉ लाइकली टू बी आउट इन मे। सो एक नया लॉ आने वाला है, ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट है, लेट अस सी, वेट एंड वॉच, ये मई में आएगा। बिकॉज आईटी कंपनीज का भी रेगुलेशन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज इज नेसेसरी। सो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट न्यूज है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है, प्रपोजल फॉर बेटर मोबिलिटी एट मेट्रो स्टेशंस गेट एलजी नोड, एंश्योर प्रोएक्टिव एफर्ट्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक वर्ड होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे ये मेट्रो है, मेट्रो अब एकदम घर के सामने तक या फिर रिमोट एरियाज में जैसे नहीं जा रही है, साइड एरियाज में नहीं जा रही है, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म ऑफ फीडर बसेस, फीडर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी होनी चाहिए, सो दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो। तो यहाँ बेटर मोबिलिटी हो मेट्रो स्टेशंस में। मेट्रो स्टेशंस में भी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इंश्योर कराना ज़रूरी है। प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, और इसके आसपास मेट्रो स्टेशन में तो चलो सीसीटीवी मॉनिटरिंग एवरीथिंग है, बट मैनी अ टाइम्स जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लेट हो गए वो, तो मेट्रो स्टेशन के आसपास भी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है वो प्रोविजंस होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। ऑड आवर्स में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो देयर शुड बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बेटर मोबिलिटी एट मेट्रो स्टेशंस। सो दिस इज द, ये एक बर्निंग इशू है, ये है भालसवा लैंडफिल नॉर्थ दिल्ली में। एक्चुअली हमारे यहाँ दिल्ली या हर मेट्रोपॉलिटन का यही हाल है, शहर के बाहर एक बहुत बड़ा डंप यार्ड हो जाता है और जहाँ पे शहर का पूरा कचरा डंप होता है, और ये बिकॉज मैनेज्ड प्रॉपरली नहीं होता, साइंटिफिक तरीके से डील नहीं होता है, अक्सर यहाँ पे फायर हो जाती है। तो इस तरीके से लैंडफिल जो है यहाँ पे फायर हो गया है। अब फायर होगा तो मीथेन इमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली वैसे ही गैस चैम्बर है। सो दिस इज द बर्निंग इशू। जो जितने भी अर्बन मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, सिटी प्लानिंग की बात करते हैं, सबसे नंबर 1 जो चैलेंज आता है वो आता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, और जिस स्केल से वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है इसको एड्रेस करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी सबसे एफिशिएंट जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो सोर्स है जहां वेस्ट जनरेट हुआ वहीं उसको सेग्रीगेट किया जाए। कि लाइक जैसे हम देखते हैं ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये बायोडिग्रेडेबल है या फिर मेडिकल वेस्ट है, ये सेग्रीगेट करना सोर्स में आसान है। एक बार सारा जो वेस्ट है वो मिल जाता है तो फिर उसको सेग्रीगेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज वाई वी शुड एनकरेज कि हम भी इस बात को फॉलो करें कि जहां जनरेट हो रहा है वेस्ट मटेरियल उसी को हम प्रॉपर सेग्रीगेट करें, मिक्स नहीं करें चीजों को। कई बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी सिंपल ऐसे वेस्ट में आ जाते हैं और फिर उससे पॉल्यूशन होता है। नो, we should try to recycle those electronic devices, a burning issue. Then this is पंजाब, और ये है not much cover, beating the heat। गर्मी बहुत बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक से बहुत ध्यान रखना है। 41 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर अभी टेम्परेचर दिल्ली पहुंच गया है।
सो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है, हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, और जो मास्क है या फिर स्कार्फ एटसेट्रा यू शुड यूज दैट, हीट से सेफ गार्ड योर सेल्फ. Punjab sees increase in private wheat purchase. So this is page number 3. Page number 4, Indianness. What is our identity? Our identity is Indian. A Durga Puja gift for cleaner air as Kolkata restores tram routes. पिछले 2-3 दिनों में हमने इसकी बात की थी, तो ये जो ट्रैम्स हैं इसका रूट्स फिर से रिस्टोर कर दिया है. तो ये आइकॉनिक कोलकाता की ट्रैम है. 2 scenic routes to resume services. Good. So this is page number 6. Spreading the message. यहाँ पे जवान क्या बता रहा है? बेंगलुरु सिविक बॉडी का मार्शल है, ये क्रिएटिंग अवेयरनेस की बात कर रहा है. मास्क पहनिए, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस करिए, बिकॉज कोविड-19 का स्प्रेड फिर से बढ़ने लग गया है. देन आते हैं एडिटोरियल में. ये है बाइंग फ्री स्पीच. अब सी, ट्विटर को एलॉन मस्क ने परचेज कर लिया है. अब प्रॉब्लम यह है कि ट्विटर विल बी कंट्रोल्ड बाय एलॉन मस्क, बट हु विल कंट्रोल एलॉन मस्क? दिस इज द प्रॉब्लम. बाइंग फ्री स्पीच, क्योंकि जो कंट्रीज होती है उनका एक बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो टाइम टू टाइम यहाँ पे इलेक्शंस होता है. बट सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज जो एक कंट्री के लेवल की इन्होंने स्ट्रेंथ गेन कर ली है, पैरेलल कंट्री टाइप यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो वहां अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. मस्क शुड नॉट डू अवे विद द सेफगार्ड्स ट्विटर हैज बिल्ट अगेंस्ट हेट स्पीच. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है. देयर हैज टू बी सर्टेन रेगुलेशन, और वो रेगुलेशन बाय लॉज होना चाहिए, बाय कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. बिकॉज ये जो है, ये हेट स्पीच भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. अक्सर पीपल फेक प्रोफाइल, फेक आईडी, फेक समथिंग, एंड दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एनीथिंग. तो इससे क्या होता है? हेट स्पीच मॉन्गरिंग होता है, रूमर मॉन्गरिंग होता है. तो एब्सोल्युटली फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि हम हेट स्पीच को प्रमोट करें. एक चेक होना हमेशा जरूरी होता है. बाकी यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का हक है. अगर वो बात सिविलाइज्ड वे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो वेरी मच वेलकम होना चाहिए, उसको साइलेंस नहीं करना चाहिए. तो दिस इज एलॉन मस्क. फ्री स्पीच एंड ह्यूमैनिटी की बात है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत पावर है, तो यहाँ अब कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, लेट अस सी. जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, और डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे प्रेसिडेंट था यूएसए का. सो डोनाल्ड ट्रंप को बैन करना इज नॉट अ बिग डील, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को बैन करना इज अ बिग डील. तो इस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस होना चाहिए, बिकॉज इन द एंड जो वहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ने इस पर्सन को इलेक्ट किया है, तो हम पर्सन नहीं, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे जो प्रोटोकॉल्स एंड ऑल है वो फॉलो होता है. सो दिस वी नीड टू डू अंडरस्टैंड. इनकंसिस्टेंसी नहीं हो. सेकेंड, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इनकी अल्गोरिदम क्या होती है. अल्गोरिदम, जैसे अल्गोरिदम है, ये भी ओपन करना जरूरी है. यूट्यूब को भी अल्गोरिदम अपना ओपन करना जरूरी है. वाई समटाइम्स सच टाइप्स ऑफ वीडियो ज्यादा प्रमोट हो जाते हैं, और समटाइम्स सच अनदर टाइप ऑफ वीडियो प्रमोट नहीं होते. विच कंटेंट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू प्रमोट. तो ये जो एल्गोरिदम है इसका ओपन होना जरूरी है. एल्गोरिदम ओपन होना जरूरी है. प्लस ट्रस्ट हो, एल्गोरिदम ओपन सोर्स हो, और बहुत सारे जो बॉट्स हैं, ये बॉट्स को भी एलिमिनेट करना जरूरी है. बॉट्स जो है टेक्नोलॉजी स्पैम बॉट्स हैं, इनको दूर करें, तो ऐसे सिचुएशन इंप्रूव होगी. मायोपिक व्यू है. अब यहाँ एक और सवाल उठता है, आप इसका जवाब दो. अगर जैसे अभी नंबर 2 है टेनिस में, मेदवेदेव, ही इज अ रशियन. अब रशियन गवर्नमेंट जो भी कर रही है, तो क्या इस बात के लिए मेदवेदेव को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए? विंबलडन से उसको खेलने से मना कर दिया. इज इट राइट और रॉन्ग? एथिकली टेल. स्पोर्ट्स पर्सन शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर द एक्शंस ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स. एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, क्या उनको भी पेनलाइज करना करेक्ट होगा या नहीं होगा? जैसे विंबलडन ने सारे रशियन और बेलारूसियन प्लेयर्स को अभी विंबलडन में प्ले करने से स्टॉप कर दिया है. सो अगेन, इज इट राइट और रॉन्ग? इससे जैसे वर्ड नंबर 2 है, रीनिंग यूएस चैंपियन है मेदवेदेव, वो नहीं खेल पा रहा है. हेनरी रुबलेव नहीं खेल पा रहा है. विमेन वर्ड नंबर 4 नहीं खेल पा रही है. सो हम क्यों ना स्पोर्ट्स को पॉलिटिकल मैटर से डिफरेंट करें. ये चीज हमने अभी चाइना में जब विंटर ओलंपिक्स हुए थे तब भी देखा था. पाकिस्तान की हैबिट है, नोटोरियस है. पाकिस्तान ने वहां पे जब ओलंपिक्स हो रहे थे, विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे,
वहां पे ट्राई किया तो पॉलिटिसाइज दैट इवेंट, सो विच इज अगेन रॉन्ग। तो द पॉइंट इज कि जो पॉलिटिक्स है और जो स्पोर्ट्स है, इन दोनों को क्या सेपरेट नहीं होना चाहिए? विंबलडन का जो डिसीजन है यहाँ पे, वो क्या करेक्ट है या नहीं है? बिकॉज जो स्पोर्ट्स होता है वो ट्रांसेंड करता है नेशनलिज्म को, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जो रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, देखना है ये किस डायरेक्शन में यहाँ पे डिसीजन होता है। बट द अगेन द आइडिया इज, क्या ये मायोपिक व्यू है कि हम स्पोर्ट्स को विद इन द एम्बिट ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं? सो दिस हैज टू बी आस्क्ड। देन मैक्रो का जो री इलेक्शन है, अ विक्ट्री विद चैलेंजेस। सी, मैक्रोन का जो री इलेक्शन हुआ है, इन अ वे दिस इज गुड फॉर इंडिया एज वेल, बिकॉज इससे कॉन्टिन्यूटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं पिछले कुछ टाइम पे काफी अच्छे रहे, तो इंडिया टू हैज रीजन टू बी हैप्पी विद मिस्टर मैक्रोन्स विक्ट्री। फ्रांस के साथ सॉलिड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है जो 1988 में स्टैब्लिश हुई है। कवर करें कोऑपरेशन डिफेंस में, न्यूक्लियर में और स्पेस सेक्टर्स में, क्लाइमेट इश्यूज में, रिन्यूएबल्स में, साइबर सिक्योरिटीज में, काउंटर टेररिज्म में। तो फ्रेंच का जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में भी, इससे क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन भी इस तरफ सोच रहा है। अब फ्रांस में मैक्रों का विक्ट्री हुआ तो एक्चुअली इसका जो ओपोनेंट था वो थोड़ा और भी ज्यादा फार राइटिस्ट है। मैक्रोन को सेंट्रलिस्ट बोला जा सकता है, फार राइटिस्ट है। तो देवर सेइंग कि हम, जैसे ब्रेग्जिट हो गया ऐसे फ्रांस का भी एग्जिट होना चाहिए था यूरोपियन यूनियन, देवर हैविंग सच डिमांड्स। सो द पॉइंट इज, मैक्रोन का यहाँ पे विक्ट्री अगर प्रेजेंट डे में हम देखें तो इट इज गुड फॉर आवर बायलैटरल रिलेशंस। सो मैक्रोन्स री इलेक्शन ऑफ विक्ट्री विद चैलेंजेस। देन ये है मिशन अंत्योदय शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। वे साइड, मिशन अंत्योदय। मिशन अंत्योदय क्या होता है? मिशन अंत्योदय में हम बात करते हैं बहुत सारी जो स्कीम्स हैं एटसेट्रा हैं, इनको हम कन्वर्ज करें और एराडिकेट करें पॉवर्टी। अब सी, पॉवर्टी इरेडिकेशन की बातें हमारे यहाँ काफी टाइम से हो रही है, बट एक्चुअली में पॉवर्टी कभी भी हमारे यहाँ जिस जिस स्केल का हम चाहते हैं वैसा अचीव नहीं हो पाया, पॉवर्टी इरेडिकेशन। सो अगेन पॉवर्टी इरेडिकेशन को फंडामेंटल बेसिस में हमें करेक्ट करने की जरूरत है। पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाओ, दिस शुड नॉट बी लाइक लिप सर्विस, नहीं होना चाहिए, वर्ड्स रह के नहीं रह जाना चाहिए, एक्चुअली में हमें गरीबी को दूर करने के प्रयास होने चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है, सबसे अच्छा तरीका है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करो, लोकल गवर्नमेंट्स को प्रिपेयर करो, इंप्लीमेंट प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये पार्ट आर्टिकल 243G 243W में भी लिखा है, लोकल गवर्नमेंट। अब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजर्स हैं, जैसे ग्राम सभा हुआ, ये पीपल का पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करता है। देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी होता है, ये प्रिपेयर करता है बॉटम अप स्पेटियल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी करता है। हमारे यहाँ 1/3 रिजर्वेशन है फॉर विमेन इन मोस्ट स्टेट्स, और कुछ जगह तो 50% भी है ग्राम पंचायत लेवल पे, थर्ड टीयर पे। पॉपुलेशन जो है वहां पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटीज का भी। सो ये सारी चीजें हैं टू प्रमोट दिस गोल, इंक्लूसिवनेस। बट अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग हो रहा है। मिशन अंत्योदय जो है ये प्रोजेक्ट करता है, 2017-18 में आया था, कन्वर्जेंस होगा फ्रेमवर्क का, और पर्पस होगा इरेडिकेट पॉवर्टी इन मल्टीपल डायमेंशंस अमंग रूरल हाउसहोल्ड्स, पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी उन्मूलन। तो प्रॉमिस तो बहुत है, बट अब इसमें और भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेन ऑब्जेक्टिव जो मिशन अंत्योदय का था वो था ऑप्टिमम यूज करें रिसोर्सेस को, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स को। अदरवाइज स्कीम्स स्टैंड अलोन रहती है, डुप्लिसिटी होती है, नो, वी शुड मेक देम मोर एफिशिएंट, कन्वर्जेंस होना जरूरी है। एड्रेस करें जो डेप्रिविएशन है पॉवर्टी का, ग्राम पंचायत लेवल पे इसको एम्पावरमेंट करें। तो ये मिशन अंत्योदय है। अब ग्राम पंचायत लेवल में 29 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं पंचायत को, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें ग्राम पंचायत की भी अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। सीरियस एफर्ट्स यहाँ पे जरूरी है टू कन्वर्ज रिसोर्सेज, जैसे एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, एक होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना। सो द पॉइंट इज, ये सब एक इकोसिस्टम की तरह वर्क करें और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें टोटलिटी में। सो ये फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगा।
तो मिशन अंत्योदय शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सुपर पावर, इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, रिलायबल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे इतना अभी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में हमारे यहाँ हमेशा डेमोक्रेसी का ट्रायम्फ हुआ है। सो इंडिया हमेशा एक डेमोक्रेटिक सुपर पावर की तरह रहा है। कंट्री इज मोर देन केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप। जैसे वर्ड अभी एट लॉगर हेड्स नजर आ रहा है, वर्ड अभी क्रॉस रोड्स में नजर आ रहा है। सो इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड को लीड कर सकता है। ये ऑब्वियसली बात का है टोनी अबॉट ने। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो डेमोक्रेसी। टोनी अबॉट 28th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस ऑन राइज है। सो द पॉइंट इज इंडिया, जैसे अभी रशियन क्राइसिस भी है, इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग मोरल लीडरशिप भी है जो हम बता सकते हैं इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के थ्रू ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। बिकॉज इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो इंडिया यहाँ पे एक एक लीडरशिप शो कर सकता है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। स्प्लिंटर्ड नर्व सेंटर, यहाँ बात है अर्बन लोकल बॉडीज और ICCC। अर्बन लोकल बॉडीज बजवर्ड बना है माइग्रेंट क्राइसिस के टाइम से, हमने देखा। ICCC फॉर इम्प्रूविंग एमिनिटीज फॉर पीपल। अब देखो, एक था स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में ही अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, ICCC। ये एस्टैब्लिश किया है 80 सिटीज में और ये एज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन होगा। तो ये इंटीग्रेटेड कमांड होगा, पैन सिटी, ये जितने भी वर्क है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये सब बातें यहाँ पे लिखा है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा यहाँ पे। ये कुछ एक्चुअली पॉइंट्स हैं। पहला बैंडविड्थ होगा, सेक्टर्स होंगे, एज सर्विस, डेटा जो होगा उसको कैसे मॉनिटर करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे देखना है, इंटेलिजेंस। फिर जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होगा। बिकॉज आजकल जैसे टाटा का भी एक न्यू ऐप आया है ना, तो गवर्नमेंट भी ट्राइंग लाइक सुपर ऐप्स बनाने का, एक सेंट्रलाइज जिसमें सारी सर्विसेज एक जगह मिल जाए। तो ये एंकर करेगा फॉर ऑल अदर एप्लीकेशंस स्पेसिफिक। ये सब बातें लिखी है ICCC में। हमें बस ये याद रखना है ICCC क्या है, स्मार्ट सिटीज रिलेटेड। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाने की जरूरत है, वॉर रूम, सेंट्रलाइज्ड सारी चीजें हो जाए। Rise of the far right in Europe, India's designation by USCIRF। USCIRF एक्चुअली यूएस का एक बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स का। ये यूएन नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेसिफिकली है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो ये यूएस का ऑब्जर्वेशन होता है, वो ऐसे स्टेटमेंट्स पास करता है यूएस का से रिलीजियस फ्रीडम पे, ह्यूमन राइट्स पे। इस पे भी जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडिया भी ऐसे ऑब्जर्वेशन लेता है कि यूएस में आजकल किस तरीके से टेंशन्स हो रहे हैं, यूएस में डेमोक्रेसी क्या चल रहा है, एटसेट्रा। हर कंट्री को अपने ऐसे ऑब्जर्वेशंस देने का पूरा राइट है। फॉर फ्री स्पीच थ्रू पेड सब्सक्रिप्शन, एलॉन मस्क ट्विटर टेक ओवर। नाउ सी, ये जो अभी पूरा आइडिया है इसमें अभी लेटस नॉट कमेंट, लेटस वेट। अभी इसमें भी टाइम लगेगा, अराउंड 6 मंथ का ऐसा कुछ टाइम लगेगा। लेटस वेट। अभी जो बात है वो ये ही होनी चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इन पे कैसे अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए। ये अब चाहे पब्लिक कंपनी हो या फिर किसी एक इंडिविजुअल की प्राइवेट कंपनी, अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट किया जाए। बिकॉज दे हैव बिकम टू बिग। और जैसे पर्सन है, पर्सन भी वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। कंपनीज का हमेशा पर्पस होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। अब जैसे यहाँ पे एलॉन मस्क है, 44 बिलियन का बायआउट किया, टेस्ला स्पेसएक्स का भी CEO है। सो द पॉइंट इज, इसको किस तरीके से, अगर बहुत ज्यादा वहां पे पीपल इन्वॉल्व है और जिस तरीके का स्टैचर है ट्विटर का, ये पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकता है। बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस है ऑन द लाइफ एंड चॉइसेस ऑफ पीपल। सो व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स ऑल द गवर्नमेंट, नॉट ओनली यूएसए, ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को इसको कैसे डील करना चाहिए, एक रेगुलेशन होना यहाँ पे जरूरी है। सो दिस इज दैट यूनाइटेड कलर्स ऑफ द येलो वेस्ट, एंड ये है देयर विल बी नो विनर इन यूक्रेन वॉर। अगेन देयर विल बी नो विनर इन यूक्रेन वॉर। जिस एरिया में वॉर हुआ है वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये फैक्ट है। यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है यूक्रेन का, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो है रशिया का। विनर्स कौन है? दिस कंट्री एंड दिस कंट्री, ये विनर्स है यहाँ पे। बट द पॉइंट इज यहाँ लॉस हो रहा है यूक्रेन वॉर। जयशंकर साहब ने कहा कि दे आर इक्वली सीरियस चैलेंजेस इंडो पैसिफिक रीजन में भी है। नो वन विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन। ये अगेन स्टेटमेंट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का, ट्यूसडे में बताया।
ये उन्होंने रायसीना डायलॉग में कहा। और ये भी बताया बिकॉज ऑफ दिस फाइट, और पैंडेमिक भी है, वायलेंस भी है, इससे बाकी कंट्रीज भी इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी सफर कर रहे हैं बिकॉज दीज टू कंट्रीज आर फाइटिंग। सो इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखना चाहिए क्राइसिस यूक्रेन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब वर्ड जो होता है वो होना चाहिए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, नियम के हिसाब से काम होना चाहिए। वेस्टर्न डिसीजन मेकर्स डिड नॉट पे सफिशिएंट अटेंशन टू एड्रेसिंग द कॉज ऑफ सच ब्रेकडाउन्स। वेस्टर्न कंट्रीज का भी अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। यूक्रेन क्राइसिस जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडो पैसिफिक रीजन में एटसेट्रा, इम्पैक्ट भी हमें देखना चाहिए। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि रशियन मिलिट्री कैंपेन की तरह चाइना भी अटेम्प्ट करे टू लॉन्च एन ऑपरेशन टू टेक ताइवान, उस केसेस में वर्ड कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो द पॉइंट इज इंडिया का डायलॉग, इंडिया का स्टेटमेंट क्लियर है, इंडिया वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए। और पॉलिसी जो है क्रिटिसिज्म की, इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हु डिस्क्राइब्ड इट एज शेकी, सो दिस इज अगेन यूएस का व्यू पॉइंट। एवरी कंट्री हैज इट्स राइट टू हैव अ व्यू पॉइंट। When rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do not more trade. At least we are not giving you that advice. अब ये statement है इतना straight forwardly, because खुद external affair minister ने कहा है तो हम इसको ऐसे follow कर रहे हैं। In terms of Afghanistan, please show me which part of the rules-based international order justified what the word did there. See again, this is a statement from our foreign minister, और ये बहुत hard hitting यहाँ पे statements दिए हैं। I recognize today that the conflict in Ukraine is one among the dominant issues, not just in terms of principles and values alone, but also for knock-on effect. Knock-on effect, include this viewpoint, knock-on effect. People in Asia, $100 के ऊपर चला गया ऑयल, हमारी क्या इसमें मिस्टेक है? People in Asia and Africa are saying the conflict is playing out in terms of higher energy prices, food inflation, डिसरप्शन ऑफ वेरियस काइंड्स। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सेट होना चाहिए। सो देयर विल बी नो विनर इन यूक्रेन वॉर। सो दिस इज देयर। और अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज है। देन 13,000 डिस्ट्रेस कॉल आए फर्स्ट लॉकडाउन में। एफर्ट्स ऑन एंड टू इम्प्रूव कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीजेआई ने कहा। नेटफ्लिक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की बात किया है। एक्सपेंशन है डीडी फ्री डिश का प्रायोरिटी में, गडकरी साहब ने कहा है डिफेक्टिव ईवीज को कॉल करें। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी डिफिकल्टी पे है। यूएस होस्ट वेपन समिट एज मॉस्को वॉर्न्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। नो सी वर्ल्ड वॉर जैसी बातें कर रहे हैं। नेटो इन एसेंस इज एंगेज्ड इन अ वॉर विद रशिया थ्रू अ प्रॉक्सी। अब ये रशियन व्यू पॉइंट भी है कि नेटो डायरेक्ट तो फाइट नहीं कर रहा है, प्रॉक्सी के थ्रू वेपन सप्लाई करके यूक्रेन को रशिया से वॉर कर रहा है। सो नेटो इन एसेंस इज एंगेज्ड इन अ वॉर विद रशिया थ्रू अ प्रॉक्सी। सो दिस इज ऑल्सो वन व्यू पॉइंट। और ब्लिंकन ने कहा है फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी नॉट सैंक्शंस। यूएस वांट्स कंट्रीज टू वॉलंटरीली गिव अप रशियन ऑयल रादर देन फोर्सिंग देम। कंट्रीज विल हैव टू जस्टिफाई वीटो एट यूनाइटेड नेशंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ तो कुछ 5 कंट्रीज थी जो विनर थी। इन्होंने बोला दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, और अब इनके पास एक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होगा और इनके पास एक वीटो पावर भी होगा। एक भी कंट्री मना कर दे किसी रिजोल्यूशन पे तो वो रिजोल्यूशन वहीं पे एंड हो जाता है, बिकॉज दिस इज वीटो पावर। आज हो गया है 2022, किस बेसिस पे केवल इन 5 कंट्रीज को यहाँ पे प्रायोरिटीज दिया गया है। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो यहाँ पे फ्लॉड नजर आता है। 193 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी अडॉप्टेड बाय कंसेंसस, एक रिजोल्यूशन हो 5 permanent members of the Security Council to justify their use of the veto. रशिया एंड यूएसए पर्सनल दिस जो इनके चैलेंजेस होते हैं ये वीटो कर देते हैं। हर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मूव होता है वो वीटोड हो जाता है। बट बाकी 191 कंट्रीज भी हैं, 193 माइनस 5, 188 कंट्रीज भी हैं। व्हाट अबाउट देम? सो ये एक बात है कि अगर वीटो यूज कर रहे हैं ये 5 कंट्रीज तो इधर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए इनका, किस बेसिस पे कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा। देन चाइना इंडिया ऐड कोल प्लान्स एज ग्लोबल कैपेसिटी एडिशन डिप्स 13%। कोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। सीबीडीटी, नो दिस इज गुड। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने कहा है लिफ्ट कर रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो 15 to 20%। एक चीज जो बहुत अच्छा हुआ है पिछले 5-10 ईयर्स में वो है डिजिटल पुश हमारा बढ़ गया है।
डिजिटल पुश से क्या हो रहा है, टैक्स कॉम्प्लायंस भी बहुत बढ़ गया है, तो दिस इज रियली गुड। 15 to 20% तक लाना है, जो अभी केवल 12% है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। स्क्रैप कोल इंपोर्ट ड्यूटी, बोल्स्टर करो पावर सप्लाई। मस्क ने कहा फ्री स्पीच पिच में टर्न ट्विटर एडवर्टाइजर्स जिटरी। एक्चुअली यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, इनका बिजनेस जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे बेस्ड है, बट ट्विटर ने शुरू में ऐसे खुद को स्ट्रक्चर नहीं किया, तो दैट इज वाई ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था इनके पास। इनोवेशन हो, बैटरी फायर इंसिडेंट्स लाइकली टू स्लो ईवी एडॉप्शन। जल्दबाजी में काम होता है और उससे फिर ये पूरा जो सेक्टर है इस पे सवाल उठने लग जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, सम कंपनीज आर डूइंग सो गुड। फायर जो होता है वो इसलिए होता है वॉलेटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी हो जाती है चार्ज्ड स्टेट में, तो इसको चेक करना जरूरी है, अदरवाइज फिर इस पे ट्रस्ट कम हो जाएगा, ईवी एडॉप्शन स्लो हो जाएगा। Then this is sports. Okay, so this is the Hindu newspaper. Now let us come to this discussion. 25th of April 2022, The Hindu. Okay, so ये दो सवाल थे। फर्स्ट था आईएमएफ। अब आईएमएफ में भी रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। डिस्कस इट्स रोल एंड ड्यूटीज। सेकंड, इंडिया यूके रिलेशंस, डिस्कस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो ये सारे सबमिशंस हैं, इसको डिस्कस बाय ओल्ड सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं एंड लेट अस बिगिन। कुछ ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, वेरी गुड आंसर। डे 39, एक्सीलेंट। आईएमएफ क्या होता है, सिंपल सिंपल शब्दों में लिखना था। सी शॉर्टर पैराग्राफ्स गुड, अंडरलाइन भी है। आईएमएफ क्या है, हेडक्वार्टर का क्या है, क्या इसका मैंडेट है, क्या सपोर्ट करता है, श्रीलंका। अब हमने करंट अफेयर से भी लिंक किया। रोल एंड ड्यूटीज बताया, सी 1 2 3 4 5 एंड देन कंक्लूजन, वेरी शॉर्ट। ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आईएमएफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं इसको भी हमें एड्रेस करना है। ओके, आशा वंस अगेन रियली रियली गुड आंसर। आईएमएफ के ऊपर लिखा, फैक्ट्स बताए, बैकग्राउंड बताया, फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ सी रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, कंसल्टेटिव, ऑब्जेक्टिव, गवर्नेंस, फैंटास्टिक। मिनिस्टरियल में क्या क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मैनेजमेंट कैसे होता है, तो हम अच्छे से अब फैमिलराइज हो गए आईएमएफ से। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्रिटिसिज्म क्या होता है, लोन। सो सी दिस लुक्स वेरी होलिस्टिक, सारे एंगल्स यहाँ कवर कर लिए। न्यू लिबरल फ्री मार्केट, वेरी नाइस। पॉजिटिव आउटकम क्या है, पॉजिटिव आउटकम भी ऑब्वियसली है, कुछ फैक्ट्स हैं, देन लैंडिंग के फैक्ट्स हैं, देन रिपोर्ट्स। इससे अक्सर सवाल आया है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड फिस्कल मॉनिटर, ये 3 रिपोर्ट्स, वेरी नाइस। प्रियंका, दिस इज अगेन सच अ गुड आंसर। फैक्ट्स हमने क्विकली एस्टैब्लिश किए, ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री, रिसोर्सेज, वेरी नाइस। देन फंक्शनिंग, क्रिटिसिज्म, रिफॉर्म्स, then reports, India and IMF and way forward, excellent। सत्येंद्र, दिस इज रियली रियली गुड, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा। सी कितना नीट एंड क्लीन है, पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा। ऐसा हमें सीखना है सबको, नीट एंड क्लीन लिखना है। आईएमएफ, वॉशिंगटन, उद्देश्य, कार्य, वेरी गुड। निगरानी, क्षमता, बहुत अच्छे से आपने लिखा है, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। तीसरी रिपोर्ट भी लिखी है यहाँ पे, आईएमएफ की रिपोर्ट। भारत और ब्रिटेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट होना है, दिस इज ऑन राइज। देन यहाँ पे पार्टनरशिप की बात किया, अंडरलाइनिंग भी है, पैसिफिक, उन्नत भारत, यूके के लिए महत्वपूर्ण, इंडिया के लिए अड़चने क्या आ रही है, मजबूत बनाना है, वेरी नाइस। अब इसमें करंट अफेयर्स भी रखना है, स्टैटिक पार्ट भी रखना है, उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना है। आशा, दिस इज अगेन रियली गुड। इंडिया यूके की हाइलाइट्स किया, आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, देन रिलेशंस, देन यूके रिलेशंस, चैलेंजेस बताए आपने, कंक्लूजन, एक्सीलेंट। रत्ना प्रिया, नाउ सी मैप है इसमें, और इन्होंने मैप बता दिया यूके और इंडिया किस तरीके से। मैप होना अच्छी बात होती है, आईआर के सवालों में भी आप मैप बना सकते हो। बीकन इन स्टॉर्मी सीज, दिस इज रियली गुड, स्टार्ट कितना अच्छा किया, बीकन इन स्टॉर्मी सीज। सो करंट अफेयर्स का लेयर है, वेरी गुड। कोंकण शक्ति, नाउ सी ऐसे अगर करंट अफेयर्स होता है ना तो आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, उसमें कुछ अच्छा दिखता है, नजर आता है, थोड़ा यूनिक हो जाता है, और उससे ज्यादा नंबर भी मिलते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है एक बैलेंस बनाए, करंट अफेयर्स भी हो, स्टैटिक भी हो, गुड। देन दिस इज अगेन सो गुड, आईएमएफ के बारे में लिखा, आप बहुत अच्छे आंसर्स तैयार कर रहे हो। विजन ऑफ आईएमएफ, मैप वर्क भी बहुत अच्छा है। फंक्शंस, कॉमिटी,
क्रिटिसिज्म और रिपोर्ट्स एटसेट्रा भी बताना है हमें। स्नेहल, दिस इज अगेन सो गुड, वेरी नीट एंड क्लीन वर्क। व्हाट इज IMF, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री, फंक्शंस, IMF एंड इंडिया, वेरी नाइस। क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, वेरी गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेटन वुड ट्विंस, IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू, दिस इज अगेन सो नाइस, मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस बताए, अब ये तरीका भी बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। इससे क्या होता है, कॉपी बहुत अच्छे से पूरा फिल्ड लगती है, ऐसा लगता है पूरा स्पेस अच्छे से यूज किया है, तो ये स्टाइल कंटिन्यू रखना है। देन ड्यूटीज बताया, गुड। इंडिया यूके, देन दिस इज कंस्ट्रेंट्स, वे फॉरवर्ड, एक्सीलेंट। देन दिस इज सी द मैप, कितना अच्छा मैप बनाया अदिति ने, अदिति's मैप वर्क इज ऑल्सो रियली रियली गुड। पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, हेडिंग कितनी अच्छी है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सारे पिलर्स बता दिए, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, होलिस्टिक वे में बायलैटरल टाइज को यहाँ पे कवर किया है, एक्सीलेंट। चैलेंजेस एटसेट्रा, गुड। देन दिस इज सेकंड वन, IMF, दिस स्टाइल इज अगेन गुड। डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स बताए यहाँ पे, डेटा एंड ऑल, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देन दिस इज रजिया, दिस इज अगेन वेरी गुड कॉपी, कितने अच्छे से फॉर्मेशन ऑफ UN, देन डिफरेंट डेटा, IMF, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल एंड कंसल्ट, सर्वेलेंस के बारे में बताया, इंडिया और IMF, रिपोर्ट, वेरी नाइस। कोविड-19 एंड वोटिंग पावर, अब यहाँ पे रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, क्रिटिसिज्म ऑफ IMF। प्रियंका, दिस इज अगेन रियली गुड। IMF का फोकस, फॉर्मेशन कैसे हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर, स्ट्रक्चरल पूरी बातें बताई, फंक्शंस, गुड। राइटिंग बहुत अच्छा है आपका और बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है, एक्सेलेंट। इंडिया यूके, बायलैटरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड, गुड। हेडिंग, सब हेडिंग्स, लुक एट दिस वे, ट्रेड रिलेशंस, गुड। इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ हम नंबर्स लिख दें, 1 2 3, एरो के बजाय नंबर लिखें, देन वेरी नाइस। शुभम, दिस इज रियली गुड आंसर वंस अगेन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रेटन वुड अग्रीमेंट, गुड। तो जो ट्विंस हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन IMF ऑर्गेनाइजेशन, SDR वगैरह भी एक्सप्लेन कर दिया आपने, गुड। देन सी दिस स्टाइल, नोट्स जैसा स्टाइल है, ये बहुत अच्छा स्टाइल है, कनेक्टिंग लिंक्स, चैलेंजेस, वीजा, इससे क्या रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा आपका, गुड। साक्षी, वेरी गुड, डे 1 आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, आई एम सो हैप्पी एंड राइटिंग इज सो नीट एंड क्लीन, वेल डन। IMF क्या है, कैसे बना, फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए फर्स्ट पैराग्राफ में, फोकसेस क्या करता है, फंक्शंस क्या करता है, तो हमें ऐसे ही करना है, सेग्रीगेट करना है चीजों को, सिस्टमैटिक करना है अलग अलग हेडर्स में, दिस इज रियली गुड। अब देखो ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना है, एक्सीलेंट, वाओ, दिस इज रियली गुड। IMF गवर्नेंस बनाया, एक्सीलेंट, फ्लो चार्ट के थ्रू। देन IMF और SDR बताया, फिर आपने टाइमलाइन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया, बोरोविंग बाय इंडिया, अब इसमें चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी इंक्लूड करिए। रिया, दिस इज अगेन गुड। IMF क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 4 5 6 पॉइंट्स बताए हमने, फंक्शंस। फिर उसके बाद यूक्रेन, नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट, यूक्रेन, करंट अफेयर्स, श्रीलंका, इंडिया, एक्सीलेंट, ये अप्रोच अच्छी होती है, कॉपी इससे यूनिक बनती है। इंडिया यूके रिलेशंस, रीसेंट डेवलपमेंट, अब हमें रीसेंट पे ज्यादा फोकस करना है, आज की डेट है, उसके करंट अफेयर्स के प्रिज्म से हम देखेंगे, सो दिस इज रियली गुड। राम नरेश, IMF के बारे में आपने बताया, पूरे फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, रोल बताया, एक्सीलेंट। फंक्शंस क्या है, और सी आपने दोनों का डिफरेंस भी बता दिया, IMF, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे सवाल आते हैं, वेरी नाइस। सागर, दिस इज अगेन सो गुड, IMF के बारे में एक्सप्लेन किया आपने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वेरी नाइस। इंडिया एंड IMF, एक्सीलेंट। देन रिलेटेड इश्यूज, तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट सब कवर यहाँ पे करना है। रश्मि, दिस इज अगेन सो नाइस, सी शॉर्टर सेंटेंसेस, टू द पॉइंट, राइटिंग इससे क्रिस्प होती है, डायरेक्ट सेंटेंसेस ज्यादा यूज करना चाहिए, एक्टिव वॉइस, इससे राइटिंग ज्यादा क्रिस्प होती है, कम शब्दों में हम ज्यादा चीजें बताते हैं, वर्बोसिटी नहीं होती, दिस इज रियली गुड। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रेगुलेटरी फंक्शंस, और हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, सेग्रीगेट करना है। मैनेजमेंट, गुड, वेरी गुड, ये ऐसे नहीं करना है, इससे क्या अलग से हाईलाइट होता है, जहां गलत हो जाए बस एक स्ट्रेट लाइन से उसको कट करना है, दैट्स ऑल। देन शुभांगी, दिस इज सच अ गुड आंसर वंस अगेन, आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है। IMF के बेसिक्स बताए, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, बहुत मेहनत से तैयारी करो, मेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इंडिया यूके, सेकंड, ट्रेड, डिफेंस, अप्रोच इज रियली गुड, जो जिस तरीके से सैग्रीगेट कर रहे हो, डायस्पोरा है, की फीचर्स हैं, वेरी नाइस। नेहा, दिस इज अगेन सो गुड, कितना अच्छे से ये लिखा है कॉपी सारा, दिस इज वेरी गुड।
IMF का चार्ट बनाया, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, करेंसी एक्सचेंज। सी जब हम लिखते हैं तो चीजें ज्यादा याद रहती है, हमें लिखना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड रीडिंग। सर्वे रिपोर्ट्स कौन सी है? सी ये 4 रिपोर्ट्स प्रीलिम्स का सवाल। वेरी नाइस। देन राम नरेश, दिस इज इंडिया यूके, बहुत अच्छे से आपने पूरा बताया। AOC एरिया ऑफ कॉपरेशन, सी द वर्ड, गुड। राम नरेश की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। चैलेंजेस वे अहेड, सेग्रीगेशन बहुत अच्छा होता है, सिस्टमैटिक बहुत होती है। देन कविता, आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम सो हैप्पी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैकग्राउंड ऑफ IMF, सी कॉपी ऑब्जेक्टिव, वेरी नाइस। ये रियल टाइम एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये रेगुलेटरी, वेरी गुड। IMF के कोटाज, अब इसका चैलेंज में क्रिटिसिज्म भी करना है, IMF में डिफिकल्टीज भी है। इंडिया का रोल, क्रिटिसिज्म आ गया। सिग्निफिकेंस, तो रिफॉर्म्स जरूरी है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत पुराने हो गए, रिफॉर्म्स यहाँ पे जरूरी है। वन न्यू कमेंट, धनाक्षी, दिस इज अगेन रियली गुड। बहुत अच्छे से आपने बताया IMF क्या है, इसका मीनिंग, सीधा टू द पॉइंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ IMF, दीज आर द फंक्शंस, IMF क्या करता है, रोल्स क्या है। सी दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टाइल। इजी हो रहा है इससे आंसर को रीड करना। आंसर में कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, दोनों का बेस्ट हमें मिक्सचर बनाना है, बेस्ट वहां पे सेटिंग बनाना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।